पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी है। आपको अब बता रहे हैं 3 जुलाई से 29 अगस्त तक दरअंदाजी करने वाले 6 भारतीय स्मगलर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आईएसपीआर का ये बताना है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, ये आईएसपीआर का ऐसा बताना है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं गिरफ्तार भारतीय शहरी मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस नजर आए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी है। इस हवाले से आपको आकर सुमेरा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा खान, आईएसपीआर का इस हवाले से मजीद क्या बताना है? जी, उनका ये बताना है कि गिरफ्तार भारतीय शहरियों में फिरोजपुर के रिहायशी गुरमीत सिंह, सुंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह शामिल हैं। आईएसपीआर ने यह भी बताया कि जालंधर के रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय स्मगलर्स की बीएसएफ के जेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकलो हरकत बहुत हैरान कुन है। आईएसपीआर का ये बयान है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भारतीय बीएसएफ का स्मगलर्स के साथ मुमकिना गठजोड़ जो है वो बहुत परेशान कुन है। उसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि बईद कयास नहीं है कि बीएसएफ भी इसमें शामिल हो। वो कहते हैं तवक्को रखते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर पर निगरानी का निजाम मौसर और स्मगलर्स के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। ठीक है, अब सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि पाकिस्तान रेंजर्स से भारत की तरफ से स्मगलिंग की एक बड़ी कार्रवाई है जो कि नाकाम बना दी है। 3 जुलाई से 29 अगस्त तक दरअंदाजी करने वाले 6 भारतीय स्मगलर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आईएसपीआर का ये बताना है कि गिरफ्तार भारतीय शहरी मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में भी मुलव्वस है, ऐसा बताना है आईएसपीआर का। सुमेरा, ये बताइएगा ये गिरफ्तारियां कहां से अमल में लाई गई है? इस हवाले से आईएसपीआर की जानिब से क्या वजाहत सामने आ पा रही है? जी, आईएसपीआर का बयान जो है वो इस तरह से शुरू होता है कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। और ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहां से बीएसएफ की मावनत से ये तमाम भारतीय शहरी जो है वो नकलो हरकत करते रहे हैं। गिरफ्तार भारतीय शहरी मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस है। इसमें फिरोजपुर के रिहायशी गुरमीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह शामिल है। जालंधर का रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार है। यानी ये पंजाब का एरिया जो है वो खालिस्तान लगता है पाकिस्तान के इलाकों की जानिब से। और इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हसास इलाके भी हैं कि जिनको मजहबी टूरिज्म के लिए भी पाकिस्तान ने उनके लिए खोला है, मगर अभी उसका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी भी तमाम तर तफसीलात जो है वो जारी इसलिए भी नहीं की गई ताकि मजीद उनको कंफर्मेशन करके और पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा जाए। और दूसरी जानिब भी जो भारतीय शहरी हैं खास तौर पर सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर भी उनसे एनालिसिस हासिल करने की कोशिश करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सर आईएसपीआर का ये बताना है कि भारत जो कि रियासत मुखालिफ सरगर्मी में एक बार फिर मुलव्वस नजर आया है, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इस हवाले से सर क्या एनालिसिस करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इन हकायक के सामने आने के बाद हम पहलू को सामने रख सकते हैं। पहला पहलू तो ये है कि देखें, भारत के बारे में दुनिया में जो एक तासुर भारतीय हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रही है कि जी ये कोई यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है भारत और बहुत खुशहाली आ गई है, तो ये इससे ये भी साबित होता है कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो इस तरह अपने रियासती इदारों के प्रेशर में आके स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं और अपनी रोटी रोजी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की नहीं हो गई और आम लोग जो हैं वो अभी भी बहुत गुर्बत व अफलास से दो चार हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि देखें, जो बहुत ज़्यादा हेविली मिलिटराइज्ड है पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर भी और लाइन ऑफ कंट्रोल भी, तो अगर उसके बावजूद लाखों भारतीय अफवाज जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद अगर भारत से इस तरह स्मगलिंग की कोशिश की जाती है जिसको हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने नाकाम बनाया है, तो ये इस बात का सबूत है कि उनको जो रियासती इदारे हैं भारत की और उनकी अफवाज हैं
उनकी हमदर्दी और सरपरस्ती हासिल है। ये दूसरा पहलू है, और वो बहुत ये बात हकीकत के करीब है कि इसमें शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो, क्योंकि स्मगलिंग के साथ साथ टेररिज्म को फैलाने की भी जो कोशिश पाकिस्तान में भारत की बहुत सालों से रही है, वो उन रास्तों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिनके जरिए न सिर्फ मनशियात बल्कि असलहे को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो जो ड्रग स्मगलिंग और जो आर्म्स स्मगलिंग है, उनका आपस में बहुत गहरा नेक्सस और ताल्लुक होता है। अच्छा, तीसरी पहलू जो है वो उसका ये है कि भारत में अब चूंकि इलेक्शन करीब आते जा रही हैं, तो आप देख रही हैं कि भारत ने हमेशा से ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग, ड्रग्स और अदम सलामती के माहौल को पैदा करके फेक, कभी एयर स्ट्राइक की बात होती है, कभी अभी हाल ही में उन्होंने क्रॉस एलओसी फायरिंग भी की है और एक साहब को शहीद भी किया था। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें करके वो अपनी बैड गवर्नेंस से अपने वोटर की तवज्जो हटाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब से साथ ही मौजूद रहेगा कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी सर शामिल गुफ्तगू करते हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो समा को वक्त देने के लिए। सर, एलओसी पर सीज फायर हो या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, आलमी सतह पर भी जो भारत का मकरू चयन है अब सबके सामने आ चुका है। सर, क्या कमेंट करेंगे? कोई समझते हैं कोई पेशरफ्त हो सकती है आलमी सतह पर अब? जी बिल्कुल, जैसे भी आप पहले बात कर रहे थे, मोहम्मद अली साहब ने भी कहा, ये एक्चुअली जी इंडिया की ये पॉलिसी है अपिंग दी एंड। अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है हर तरीके से, और आपने देखा जैसे एलओसी पे भी जो फायरिंग हुई और इस तरह से डिप्लोमेटिकली भी उसने एक मैसिव डिप्लोमेटिक वॉर हमारे अगेंस्ट इनिशिएट की हुई है। कहीं पे भी कोई वाकया होता है दुनिया में और कुछ भी होता है तो हमें वो बैड लाइट में स्पॉट करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ये जो ड्रग वाला इशू है जी, ये देखें बहुत अरसे से हमारे शहरों के अंदर जो है ये क्रिस्टल मेथ की बहुत क्वांटिटी आ रही थी, और हम उसको देख रहे थे अपने ईस्टर्न बॉर्डर को भी और वेस्टर्न बॉर्डर को भी, और ज़्यादातर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद ये वेस्ट से आ रहा है। लेकिन फिर अब पहले भी इसकी इंडिकेशंस आई और अब भी कि ये जो हमारे, क्योंकि ये तरफ बाढ़ लगी हुई है और वो बाढ़ का जो कंट्रोल है वो ज़्यादातर उनके जो गेटवेज हैं वो इंडिया की तरफ हैं और इंडिया के कंट्रोल में हैं, तो वहाँ से वो ये एक मैसिव किस्म की स्मगलिंग जो है वो ये क्रिस्टल मेथ की करवा रहे हैं। और वो क्रिस्टल मेथ क्योंकि इसका इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी वहाँ बनते हैं, वहीं पे प्रोसेस होते हैं, और वो फिर उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। और हमारे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें हमारी जो यंग जनरेशन है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक, इस लिहाज से अगर ये देखें तो ये बहुत एक खुशाइन बात है कि हमने ना सिर्फ उसको प्रूफ के साथ पकड़ा बल्कि पूरी दुनिया के सामने अब रख भी दिया कि ये हमारे अगेंस्ट जो है वो एक ये वाली एग्रेशन जो है वो भी की जा रही है। और आई थिंक कि ये दिस इज द टाइम कि हम इस इशू को इंटरनेशनली भी रेज करें। यकीनी तौर पर सैयद मोहम्मद अली साहब, जैसे कि ये रविश भारत की बहुत पुरानी है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए फिर पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम आयद करना, एक बहुत पुरानी रविश है भारत की। आप समझते हैं कि हालिया कुछ वाक़यात में, जिसमें मैं कोट करना चाहूँगी कि बहुत ही रिसेंटली जरावाला का जो वाक़या है, इसके भी ताने बाने कहीं जाकर भारत से मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही महफूज मुल्क है अक़लियतों के लिए, और ये जो रविश है, ये जो ताने बाने यकीनी तौर पर भारत से जाके मिलते हैं इस तरह के पुराने वाक़यात में। जी मोहम्मद अली साहब। जी, अब यही सर सवाल के साथ कर्नल आबिद साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप समझते हैं कि इस तरह की बहुत सारी जो रीसेंट एक्टिविटीज़ है उसमें भारत के मुलव्वस होने का कुछ है, हो सकते हैं, कुछ ताने बाने मिल सकते हैं भारतीय रविश को देखते हुए? क्योंकि जो सबवर्जन है जिसको हम फिफ्थ जनरेशन कहते हैं जी, जिसमें जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यही है कि वो सोसाइटी के जो फिशर्स हैं या जो गैप्स हैं या जो सोसाइटी के अंदर इंटरनल सोशल वीकनेसेस हैं और एथनिक डिवाइड है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो अगर आप इसको ज़हन में रखें, ये तो चांद के ज़माने से उनकी फिलॉसफी है, और अभी जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो तो कई दफ़ा ये कह भी चुके हैं, वो तो बरमला नाम लेके कह चुके हैं कि हम जो बलोच हैं और ये जो बाकी सारी खुदा न खास्ता ये जो हमारे जो एथनिक डिविजन्स हैं और जो रिलीजियस डिवीजन है उसका तो वो जिक्र भी कर चुके हैं। तो हमें आई थिंक ये बिल्कुल हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। और ये जैसा वाकया हुआ जड़ावाला का, क्योंकि किसी को पता नहीं कि किसने वो इश्तिहार बनाए,
پھر کس نے وہ پروپوگیٹ کیے, جن کی تصویریں اس پہ ہیں ان کو خود پتہ نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے. پھر اس کے بعد ایک ایٹماسفیئر کھڑا کیا گیا, پھر اس میں نعرے لگانے والے کون تھے, انہوں نے وہ موبلائز کیا سب کو, باہر سے لوگ آئے بہت سارے, ان کو موبلائز کیا گیا, وہاں کے لوکل لوگ نہیں تھے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں, ابھی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور آئی تھنک جب یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. بٹ اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. انڈیکیشنز یہی ہیں کہ کوئی فورن ہینڈ, کوئی پیپل وتھ سم الٹیریئر موٹو اس کے اندر انوالو تھے, ورنہ یہ لوکل انڈیجینئس یا ایرپشن آف اے ایونٹ نہیں تھی. یقینی طور پر. اچھا سر, یقینی طور پر جس طرح سے پروونشل سطح پر اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت حد تک یہ جو انٹرفیئرنس ہے وہ بلوچستان کے صوبے میں زیادہ رہی ہے, اور اب ہم جو یہی انٹیگریشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جبکہ ایک بہت ہی ایک بڑا بیان ایک سامنے یہ بھی آتا رہتا ہے ہمیشہ سپہ سالار کی جانب سے کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے اسے کمزوری نہ سمجھا جائے, لیکن بہت حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اسے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں عالمی سطح پر اب کوئی پیش رفت اس پر ہونی چاہیے کرنل صاحب؟ جی دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایکچولی انڈیا نے ہمارے اگینسٹ بھی کچھ وارز انیشیٹ کی ہوئی ہیں. پہلی تو اس نے ہمارے اگینسٹ ڈپلومیٹک وار کی ہوئی ہے جس میں وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے, جس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا. دوسری اس نے ہمارے اگینسٹ واٹر وار انیشیٹ کی ہوئی ہے. جب پانی نہیں ہوتا تو وہ پانی روک لیتا ہے, جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ بغیر بتائے پانی چھوڑ دیتا ہے, سو واٹر وار بھی. اور تیسری جو ہماری جو سبورژن کی آپ بات, سبورژن جو وار ہے وہ بھی اس نے انیشیٹ کی ہوئی ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو گمراہ کرنا, ان کو گمراہ کر کے ظاہر ہے ڈفرینٹ جو کنٹریز ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں بیس بنا کے اور اس کے تھرو ان کو گمراہ کر کے اور یہاں پہ پھر ان کو لانچ کرنا اور ان سے اس طرح کی واقعات کرانا. تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک یہ اب ٹائم اس کو ڈپلومیٹکلی وتھ پروف اور وتھ کنکریٹ. بالکل کرنل صاحب, اور جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے کہ آبی جارحیت ہو یا سرحدوں پر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اسمگلنگ والا جو یہ معاملہ ہے یہ بڑا اب کامن ایشو ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں بھی یہ مثالیں دیکھی ہیں. تو جیسے کہ انٹرنیشنل سیرینا میں یہ ڈائیورجنس تھیوری کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت حد تک بیڈ گورننس کو شیلٹر کرنے کی مودی کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے, لیکن فائدہ اس کا ان کے اپنے ملک کو بھی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, جس میں خالصتان ایک بہت بڑھتی بھی اور ابھرتی بھی تحریک ہم دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے سامنے؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں, جی میں تھوڑا سا اس سے ڈفر کروں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ ڈیلیبریٹ چوائس نہیں ہے, یہ کوئی ڈائیورژن کی تھیوری نہیں ہے, یہ ان کی انٹینشن کی تھیوری ہے. اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی ہے, سوسائٹی کو ڈسٹرپٹ کرنا, اور تاکہ اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہماری جو کنٹری کی جو سالمیت ہے یا جو ہماری انٹیگریٹی ہے اس پہ خدا نہ خواستہ کو سوال آ سکیں. تو آئی تھنک میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ڈائیورژن کریٹ کر رہے ہیں اور وہ الیکشن کے لیے, بیکاز وہاں کی جو ہندو پاپولیشن ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی فیور میں اتنی موبلائز ہو چکی ہے کہ ان کو کوئی ڈائیورژن نہیں چاہیے, بلکہ ان کو یہ انٹینشن چاہیے اپنے آپ کو مزید موبلائز پولیٹیکلی موبلائز کرنے کے لیے. تو یہ انٹینشنلی ہو رہا ہے, یہ ڈائیورژن, جی میں یہ سمجھتا ہوں. سر تو انٹرنیشنل سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کو مزید اس پر کیا پیش رفت سر ہونی چاہیے؟ جی انٹرنیشنل سطح پہ تو ان چیزوں کے پروف, ان ساری چیزوں کے, فار ایگزامپل یہ واٹر وار, اکنامک وار, سوسائٹل وار اور فزیکل ایکسکرشن جو ہمارے ہوتی ہیں, پھر یہ جس طرح ایل او سی کے اوپر ہے یہ جو کائنیٹک وار, ان ساری چیزوں کی یہ جو اپنگ دی اینٹ ہے, ان سب کی ایویڈنس جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اس کو نہ صرف پروپیگیٹ کرنا چاہیے بلکہ فارن آفس کو دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے اگینسٹ یہ ایگریشن ہو رہی ہے, اور وی ہیو, جیسے آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. اگر ہمیں بالکل یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کی جائیں گی تو کسی بھی قوم کی طرح, کسی بھی ملک کی طرح ہمیں بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم اس کو اس کے سیم کوارٹر میں یا ایک ڈیلیبریٹ اور ایک کیلکولیٹڈ رسپانس جتنا بھی بنتا ہے اس کا رسپانس اسی فیئر کے اندر یا کسی بھی فیئر میں ہم دینے کا حق رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں آئی تھنک یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو انٹرنیشنل ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس سے ڈیل کرتی ہیں, فار ایگزامپل اگر ڈرگس کا ایشو ہے تو ہم ہیومن رائٹس ایسوسیشن, یونائٹڈ نیشنز, اس کو بھی اس میں ڈائریکٹلی انوالو کر سکتے ہیں. پھر یہ جو ہماری P5 ہیں, G7 کنٹریز ہیں, ان سب کو ہمارا جو یورپین یونین ہے جہاں پہ یہ انڈینز آج کل بہت جا کے ہماری بھی ہمیں ڈپلومیٹکلی انہوں نے بہت کوشش کی ہے وہاں پہ ہمیں جو ہمارا
स्टेटस है ट्रेड का बिटवीन द यूरोप, उसको भी इफेक्ट करने की कोशिश की। तो आई थिंक उन क्वार्टर्स में जाके हमें भी ये अपना केस जो है वो प्लीड करना चाहिए। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी, और तमाम तर तफसीलात ISPR की जानिब से जो जस्टिफिकेशंस और जो ब्रीफिंग सामने आ रही है हमारे नाज़रीन के सामने रखा।